अब मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की महज सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है। लेकिन हम आपको उन अखबारों के या उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमर। शाहिद, आपका खैर मकदम है। जी शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहली खबर ये लोकल की है कि तेलंगाना में जब कांग्रेस सरकार जब यहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे तो कांग्रेस ने 6 गारंटियों का वादा किया था। उन 6 गारंटियों में से कुछ गारंटियों को पूरा किया गया है। कुछ गारंटियों को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं, वो रेवंत रेड्डी पर हमलावर रहती हैं। इस वक्त तेलंगाना में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं अपोजिशन के निशाने पर है, चाहे वो हाइडा की कार्रवाई हो या फिर जो यहाँ की मंत्री थी कोंडा सुरेखा, उन्होंने जो एक बयान दिया था उसके बाद काफ़ी चीज़ें फैल गई थी। और वहीं अगर किसानों के लोन माफ़ी की बात करें तो उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियाँ जो हैं वो तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी सरकार पर हमलावर हैं। इसी बीच आज ये खबर आई है कि तेलंगाना सरकार ने अब इंद्रम्मा इल्लू योजना जो है उसको लेकर के एक बड़ी एडवाइजरी जारी की। उन्होंने कहा है कि हर ज़िले और जितने भी कलेक्टर हैं ज़िलों में, ग्राम पंचायतों में, वो सब लोग अपना एक वो तैयार करेंगे, एक वहाँ पे कमेटी गठन की जाएगी, उसके बाद उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जी देखिए, अगर यहाँ पे जो तेलंगाना में इलेक्शन हुए थे उसके बाद से कांग्रेस के कुछ गारंटी थी जिसके तर्ज पे यहाँ पे इलेक्शन हुए और यहाँ पे तेलंगाना में कांग्रेस को जीत भी मिली। उसमें देखा जाए तो अभी आपने जो जिक्र किया इंदिरा इल्लू योजना जो है या फिर हम कह लें किसान को लेकर जो कर्ज माफ़ी की योजना थी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे कांग्रेस को जीत मिली। क्योंकि उस वक्त कई ऐसे राज्य में भी चुनाव हुए थे जहाँ ऐसे लग रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वही तेलंगाना का ऐसा राज्य है जहाँ पे बीआरएस जैसे पार्टी को मात देकर यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत बनी। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि कांग्रेस लगातार जो अपने वादे किए हैं उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से बीआरएस और बीजेपी को ये मौका मिल गया था कांग्रेस की तरफ हमलावर होने की। वही अगर अभी आपने कर्ज माफ़ी की बात की, हमने देखा कि कैसे वहाँ पे यहाँ तेलंगाना में लगातार बीआरएस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो किसान हैं उनके जो कर्ज हैं वो माफ़ नहीं किए जा रहे हैं और बाकायदा सिर्फ कांग्रेस की तरफ से बातें की जा रही है कर्ज माफ़ी को लेकर। इसी बीच जो इंदिरा इल्लू योजना है इसके बारे में जो खबर अभी सामने आई है कि इसके लिए जो ग्राम पंचायत और जो नगर पालिका और जो वार्ड हैं उसके स्तर पर इंदिरा जो समिति है उसको गठन करने का ऐलान किया गया और इसमें जो पंचायत के सरपंच होंगे या फिर जो अधिकारी होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। वही आपको बता दें कि ग्राम पंचायत के जो ये अधिकारी होंगे इनका काम यही है कि वहाँ पे सर्वे करना और उन सब चीज़ों को देखना कि कौन इसके लायक है और इसको लेकर लोगों को जागरूक करना। अगर हम इस योजना की बात करें तो ग्राम पंचायत जो योजना है इसमें गवर्नमेंट ये टारगेट रखा है कि 4,50,000 घरों को बनाया जाए, जो निर्माण है उनको किया जाए और इसके लिए वो 5 लाख रुपए देने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवेदन हुए हैं वो अभी तक 82 लाख आवेदन हो चुके हैं, क्योंकि सरकार का टारगेट थोड़ा कम है और उसको देखते हुए जो आवेदन है, आवेदन जो प्रक्रिया है उसको वो ज़्यादा है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को एक चैलेंज सामने होता है या फिर कह लें कि एक मुश्किल उसके लिए कि उसमें कौन से लोग हैं जिनके ज़रूरी है या जो इसके तहत आते हैं, क्योंकि ऐसी योजना जब लाई जा रही है तो जाहिर सी बात है इसके कुछ रूल होंगे और जो इस कैटेगरी में आएगा उसी को इंदिरा जो ये योजना है उसको दिया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से आवेदन जो रिपोर्ट आ रही है कि आवेदन ज़्यादा हुए हैं और जो इंदिरा जो योजना है उसको देने की जो बात कही जा रही है कुछ हद तक कुछ इसके रूल हैं, जो कुछ टारगेट है जिन कुछ लोगों को देना है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो घिर जाएगी और इसमें इसके लिए कटैया करना या फिर कह ले इसमें जो फिल्टर करने की जो बात आएगी तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस फंसेगी और यही वजह हो कि शायद फिर से बीआरएस की बात करें या फिर यहाँ पे बीजेपी की बात करें वो लगातार फिर कांग्रेस पर हमलावर होगी, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हुई है और इसमें थोड़ा फिल्टर करना मुश्किल होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अभी हाल ही में देखा गया कि जो किसान का
का मामला सामने आया था, उसमें जो किसान का जो कर्ज माफ़ हुए, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी अभी पूरी कर्ज माफ़ी नहीं हुई है, तो उसको लेकर भी जो बीआरएस है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही। लेकिन अब जिस तरह से इंदिरा अम्मा जो ये अभी योजना चल रही है, इस पर जो बातें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में बीआरएस और बीजेपी वो भी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि यहाँ पे बीआरएस और बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर होगी, वहीं इस बीच एक खबर और आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं मोदी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लगता है कि वो बहुत ताकतवर हो गए हैं और उन्होंने 2024 इलेक्शन के बाद जब वहाँ पे संसद चली तो संसद में एक बिल पेश करने को एक बिल पेश किया गया जो है वक्फ संशोधन बिल। उसको लेकर के हालांकि विपक्षी पार्टियां, उन्होंने भी काफ़ी हमला बोला। इसी बीच आज यहाँ के जो वो हैं अवैसी, बिल्कुल यहाँ के जो सांसद ओवैसी और एमआईएम के चीफ हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आप इस बिल को मंजूर करवा के इस बिल में संशोधन करके कहीं ना कहीं आप देश में 1980 या 1990 में जो चीज़ें चल रही थी, देश में कहीं ना कहीं देश में एकजुटता नहीं थी और देश में उस वक्त राम मंदिर को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, वही चीज़ें आप फिर दोबारा वापस लाना चाहते हैं, देश में अस्थिरता दोबारा वापस लाना चाहते हैं। देखिए, जब से ये वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया तब से लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। हमने 2024 से पहले देखा कि कैसे संसद के अंदर जो सांसद थे उनको बाहर निकालकर बिल पास कराए गए। मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला सामने आ रहा है, इस बिल को जो लाया गया है, अगर 2024 से पहले जो सिचुएशन थे अगर वो भी अभी ऐसे ही होते तो मुझे लगता है कब का ये बिल पास हो चुका होता। जब भी बिल बनाए गए हैं उसके बाद से लगातार सरकार का यही दावा रहा है कि नहीं, ये बिल सोच समझ कर बनाई गई है और जिसके लिए हम बना रहे हैं उसके लिए फायदा है। हमने कृषि कानून का भी बिल देखा, कैसे किसानों की बात की गई कि वहां पे उनके फायदे के लिए बात हो गई, लेकिन जब ये बिल सामने आए, जब रिपोर्ट सामने आए, उसके बाद से किसानों ने बड़े तर्ज पर इसके लेकर इसके खिलाफ आंदोलन किए। आखिरकार बाद में सरकार को कुछ हद तक पीछे हटना पड़ा। अभी अवैसी ने जो बात कही है, हैदराबाद में एक सभा को संबोधित वो कर रहे थे, उसमें ये कहा है कि अगर केंद्र सरकार इस बिल पे अड़ी रहती है, अगर इस बिल को पीछे नहीं लेती है, तो जिस तरह से 1980 और 90 के दशक में जो देश में व्यापक सामाजिक अस्थिरता आई थी, उसी अस्थिरता का सामना फिर से केंद्र सरकार को करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इस बिल को, तो अगर विपक्षी की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें, तो कुछ लोगों की शिकायत यही रहती है कि केंद्र सरकार देश में कुछ ऐसे मुद्दे बार बार लाती है जिस मुद्दे से दो समुदाय के लोग आपस में बंटे और जो यहाँ के लोकल इश्यूज हो या फिर देश में जो बेरोजगारी, अगर कह ले, एजुकेशन की बात कर ले, रोजगार की बात करें, इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दे लाती है जिसकी वजह से आम जो आवाम है, जो पॉलिटिशियन है, वो इन सब मामलों में उलझ जाए। और वैसे ने इसी के साथ इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से अभी लगातार इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है, इस मामले में कि जो माफ कीजिएगा जो मोदी है वो इन सब मामलों में खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आप दूसरे देश में समझौता की बात करते हैं, लेकिन आखिरकार आप इन दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है इसमें आप इसको रोकने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इजराइल है उसको आप यहाँ से हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बीच में स्पेन ने उसको रोका था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अवैसी ने, जो कि देखा गया बार बार वो लगातार केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ वो मुखालफत करते रहते हैं। बीच में देखा गया और भी कई सारे बिल आए, लेकिन इस बार जो वक्त बिल आया है इस पर कहीं ना कहीं एमआईएम के जो लीडर है या फिर यहाँ पे हैदराबाद में जो उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, तो इस पे वो बेबाकी से खुले तौर पर इसकी वो मुखालिफत कर रहे हैं। और देखा भी गया कि कैसे बीच में जो इसकी मीटिंग चल रही थी उसमें बाकायदा बड़े पैमाने पे ईमेल भेजने की बात की गई थी, मस्जिद में जो स्कैनर लगाए गए थे कि आप इसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। तो अभी जिस तरह से अवैसी ने यह बात कहा है कि जो 1980 और 90 के दशक में जो अस्थिरता आई थी वो आने वाले वक्त में हो सकती है ऐसा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि अस्थिरता जो आई थी और जिस तरह से ओवैसी संसद में मुसलमानों के मुद्दे को उठाते हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मसला हो या फिर इससे पहले से एनआरसी आया था उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में उनके लिए एक क्या बोलते हैं हमदर्दी की भावना है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि उनको सीट कितनी मिलती हैं जब वो हैदराबाद से बाहर निकलते हैं, तो उसमें काफ़ी कम मार्जिन देखा जाता है वोटिंग का। वोट में उनको आई थिंक 0.कुछ% भी वोट मिलता है। अवैसी की बात की जाए तो लोगों का यही दावा रहता है कि अवैसी अभी, क्योंकि हरियाणा इलेक्शन जो हुए हैं
उस पर भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उनका ये कहना था कि जो लोग हमें गाली देते हैं, हमने तो हरियाणा लड़ा नहीं, तो फिर वहां पे कांग्रेस जो है उसको शिकस्त कैसे मिल गई? अगर हम वहां लड़े होते तो फिर हमें बीजेपी का बी टीम कहा जाता। लेकिन वही जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ये कहा है कि अवैसी बीजेपी की बी टीम है और मुझे नहीं लगता कि उनके इन मामलों पर जवाब देने की जरूरत है। हालांकि ना जवाब देकर भी उन्होंने जवाब दे दिया है। लेकिन अब वही देखा जाता है कि अवैसी की जो बात होती है कि यहाँ पे अगर हम हैदराबाद तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के जो विधानसभा होते हैं वहां पे वो मुश्किल से 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ते हैं। जो 7 उनके एमएलए हैं वो जीत कर जाते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो वो खुद अकेले एक पार्लियामेंट है जो पूरे तेलंगाना में वो सीट पर लड़ते हैं। इसके अलावा उनके कोई भी कैंडिडेट किसी और सीट पे नहीं लड़ते हैं। तेलंगाना में नहीं लड़ते हैं, तेलंगाना में बाहरी दूसरे राज्य में, स्टेट में जाकर वहां चुनाव लड़ते हैं। तो लोगों का यही दावा होता है कि जो अपने जमीनी स्तर पर जो वहां के जो उसकी जमीन है कि वहां से अगर उनके सांसद नहीं लड़कर जीत पाते तो फिर दूसरे राज्यों में जाकर वो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? हालांकि राइट है, आप किसी भी स्टेट में जाकर लड़े, लेकिन वही उनके साथ ये भी दावा किया जाता है कि जिस तरह से वो लगातार बीजेपी के इसी मामले पर खुलकर बोलते हैं, क्योंकि देखा गया था वक्फ बोर्ड का मामले जो सामने आया है उसके पे लगातार इनकी बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई। वही अगर हम बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो उनका यही हल्फनामा है, उनका यही दावा है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उस पर आप जो एजुकेशन की चीजें हैं या फिर जो मदरसे हैं जो चल रहे हैं या फिर जो और आपके समुदाय में जो इतने पीछे हुआ है, जो पढ़ाई देखे ले, एजुकेशन रेट देखे, वो नहीं है, तो आखिरकार आप लोग उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी ये तर्क दे रही है कि अगर हम इसको मॉडिफाई करें, अगर इसमें हमारे लोग शामिल हो तो हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन वही वैसे दावा ये है कि कहीं ना कहीं कि ये इन तरह के लोगों को शामिल करके जो हमारे हक है या फिर जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें दान दे दिया है, जो वक्फ कर दिया है, तो उसको ये छीनने की साजिश रच रहे हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से 2024 में जब से लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद से देखा जाए तो हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं ट्रेन एक्सीडेंट होता है और हमारे रेल मंत्री जो हैं वो सिर्फ एक बयान दे करके चले जाते हैं। वहीं इसी बीच कल रात भी तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई उसके पास भी एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और वो जो गाड़ी है वो अपनी लाइन से हट करके लूप लाइन पे आई और लूप लाइन पे जो मालगाड़ी खड़ी थी उससे टकरा गई। हालांकि वहाँ के जो अधिकारी उनका ये बयान आया है कि गाड़ी को सिग्नल उसकी लाइन के लिए दिया गया था लेकिन वो लूप लाइन पे कैसे आ गई। इसी बीच उसमें ज़्यादा हादसा नहीं हुआ है, 10 डब्बे जो हैं वो डिरेल हुए थे और 19 लोग घायल हुए। देखिए, जब रेल हादसे की अगर बात की जाए तो अब लग रहा है कि रेल हादसे एक मजाक बन के रह गए हैं। और आपने रेल मंत्री की बात की, रेल मंत्री से पहले जो कांग्रेस है वो उनको रेल मंत्री बताते हैं। रेल मंत्री वायरल तब हो गए ज़्यादा जब एक ट्रेन जो हादसे हुए थे वो अंदर से निकल रहे थे, मानो ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वही अगर हम बात करें रेल मंत्री की तो इसके पहले जब आपको भी याद होगा नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, जब ट्रेन हादसे हुए थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल। अभी जिस तरह से इनके मौजूदगी में जो रेल मंत्री हैं अश्विनी, इनके मौजूदगी में जितने रेल हादसे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी भी इनके अंदर शर्मिंदगी की बात होती तो अभी तक इस्तीफा दे दिए होते हैं। अब बताएं, रेल हादसे लगातार हो रहे हैं, ये कवच की बात करते हैं, बाकायदा ड्रोन से वीडियो शूट करवाते हैं, रेल में सवारी करते हैं, वो बताते हैं कि ये कवच है। कैसे एक दूसरे से वो जब लगे कि एक रेल लाइन पे 2 ट्रेन चल रही हैं तो कैसे एक दूसरे को सिग्नल मिलेगा, कैसे बच जाएंगे। लेकिन अभी तक लगातार देश में रेल हादसे होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो वो कवच की बात करते हैं वो कवच तो दिख ही नहीं रहा कहीं। अभी आपने जिक्र किया तमिलनाडु के, वहां पे जब हादसे हुए तो वहां के जो मुख्यमंत्री स्टालिन ने वो भी राहत कार्य की बात की, वहां पे जो लोग थे उनसे बात की और राहत कार्य पहुंचाने की बात की। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार देश में रेल हादसे होते जा रहे हैं, क्या रेल मंत्री लगातार ये सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से तमिलनाडु में अच्छी बात ये रही कि जो रेल हादसे हुए उसमें किसी की भी हताहत की खबर नहीं थी, 17 से 18 लोग घायल हुए हैं, उनके इलाज चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देश में लगातार रेल हादसे बन रहे हैं, होते जा रहे हैं, अब तो लोग रेल में सवारी करने से डर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जहां एक तरफ सपना ये दिखा रहे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज की सफर करेंगे, लेकिन जो रेल में सुरक्षित नहीं है उसकी क्या जिम्मेदारी कि वो हवा में सुरक्षित होगा। रेल मंत्री लगातार ऐसे मामलों में बयानबाजी करते हैं, चले जाते हैं। जब विपक्ष सवाल करती है तो सत्ता पक्ष का क्लेम यही होता है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करने के लिए बैठी हुई है। लेकिन सवाल यह भी है कि जब देश में ऐसे मामले बढ़ते हैं तो सवाल अगर सत्ता से नहीं होगी तो क्या सवाल विपक्ष से की जाएगी। रेल मंत्री के मामले में अगर देखा जाए तो सिर्फ उनके एक ट्वीट आते हैं, कुछ मामलों में बयान सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार देश में रेल हादसे बढ़ते जा रहे हैं, देखा जाता है कि देश की एक बड़ी आबादी जो है वो लगातार रेल में सफर करती है। और जब रेल के हर दिन ऐसे वारदात सामने आए तो क्या उम्मीद है कि जो सुबह अपने गंतव्य जाने के लिए वो रेल में बैठा हो और शाम तक वो अपनी जो गंतव्य वहां तक पहुंच पाएगा? कभी नहीं। बिल्कुल। जिस तरह से रेल की बात की जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कई ऐसी जगह हैं जहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर में जॉब करते हैं, ठीक है,
उनको देखा जाए तो ट्रेन का फेयर तो बढ़ा है, ट्रेन में एसी डब्बों की जो कोचेज़ होते हैं उनको बढ़ाया गया, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जनरल में भी सफ़र कर रहे हैं। तो जनरल डब्बे सिर्फ 2 या 3 ही होते हैं बिल्कुल। और उसमें आप देखिए किस तरह से लोग बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, एक के ऊपर एक बैठ करके इस तरह से सफ़र करते हैं। उस पर भी काम करना चाहिए। और आप रेल जितनी भी चलाइए, सुपरफास्ट ट्रेन चलाइए और क्या बोलते हैं वंदे भारत ट्रेन चलाइए, लेकिन उससे पहले आप उन पटरियों पे भी काम कीजिए जिन पे वो ट्रेन चलेंगी, क्योंकि पटरियाँ बहुत पुरानी लगी हुई हैं। उसके बाद से आपने कोई ट्रेन मतलब क्या बोलते हैं कोई पटरी नहीं लगाई है, और इन पटरियों पे काम होना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर आप इस पे और भी मेट्रो क्या बोलते हैं रेल चलाना चाह रहे हैं, फास्ट ट्रेन चलाना चाह रहे हैं, वो किस तरह से चला पाएंगे। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन के बारे में बोला गया था कि 2021 या 20 में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, कहाँ है अभी वो। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है, और काम करने के लिए आपको जनता को एकजुट ले करके चलना पड़ता है। किसी एक तबके को कुछ बोल करके आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं इसी बीच एक खबर और आई है कि आज देश में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसी बीच आरएसएस प्रमुख जो हैं उन्होंने नागपुर में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो देश के हालात हैं उसके बारे में बात की है उन्होंने। इसी बीच जो वहाँ हुआ था क्या बोलते कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ था ट्रेन डॉक्टर के साथ, उसके बारे में भी बात की और ममता बनर्जी को बहुत कुछ बोला गया। उसी के साथ उन्होंने फ़िलिस्तीन, गाज़ा और बांग्लादेश को लेकर के भी बातें बोली हैं। लेकिन यही मोहन भागवत हैं, इन्होंने कुछ टाइम पहले भी बोला था कि हिंदुओं को एकजुट होकर रहना चाहिए। हिंदू अगर एकजुट रहेगा तो देश में क्या बोलते इस तरह जो होती हैं घटनाएं उस तरह घटनाएं नहीं होंगी, देश तरक्की करेगा। लेकिन आप ये बताइए कि सिर्फ हिंदू एकजुट रहेगा तो देश की तरक्की होगी? आप पूरे देश को एकजुट रखने की बात क्यों नहीं करते हो? देखा जाए तो आप ही सरकार चला रहे हैं इस वक्त। देखिए, अभी हमने रेल पे बात की थी, बस 2 लाइन इस पर जोड़ना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि इलेक्शन के टाइम या फिर इसके पहले भी राहुल गांधी की जो छवि थी, बीच में वो जाकर लोको पायलट से मिले थे। लोको पायलट से मिलने के बाद से उनकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है, उसको उन्होंने सुना, उसको जाना। उसके बाद से जो पक्ष के नेता थे जो अभी मौजूदा सरकार में है, वो तमाम तरह के सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए थे। हालांकि बता दें कि अभी गवर्नमेंट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिसमें कर्मचारी काम करते हैं वो रेल ही है। रेल में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी रेल के मामले अगर इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से वारदात सामने आ रहे हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने की बात है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस पर मंथन करने की बात है। अभी आपने बात की मोहन भागवत की। मोहन भागवत की बात देखिए तो इसके पहले भी कुछ ऐसे बयान सामने आए थे जिसको लेकर एक खास समुदाय है उस पर टारगेट करने की बात कही जाती है। अभी आपने कलकत्ता की बात की, बांग्लादेश की बात की। मोहन भागवत को देखा जाए तो अभी जब कलकत्ता का मामला सामने आया है, ये वही मोहन भागवत हैं जो लगातार हिंदुस्तान में देखिए जो यहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें इनकी अहम भूमिका मानी जाती है बीजेपी को लेकर। बीजेपी तो उसी से निकली हुई है। बीच में जो जेपी नड्डा है बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया था कि हमारी आरएसएस से अब उतना कुछ रहा नहीं, ज़रूरत है नहीं। जिसके बाद से देखा गया कि बीजेपी का जो खेमा है और जो आरएसएस का खेमा है उसमें काफ़ी तनाव देखा गया। इसके बाद से बीच में जो लगातार मामले इन दोनों के बीच बढ़ते गए, खींचातानी होती गई, फिर बाद में कैसे भी इन दोनों मामलों को सुलझा दिया गया। अभी जिस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है और जो इस पे चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट इस टाइम बीजेपी की है। बीजेपी गवर्नमेंट में रहते हुए अगर वही किसी मामले में चिंता व्यक्त कर रही है तो क्या काम यहाँ पे विपक्ष करेगा? सत्ता तो विपक्ष के हाथ में है नहीं, कानून आपके हाथ में है, संशोधन करने का हक आपके हाथ में है। अभी आपने कलकत्ता का जिक्र किया, मोहन भागवत से सवाल यह भी है कि आप कलकत्ता का मामला देखकर आपकी जो अंदर की जो ये आत्मा है वो जाग जाती है, लेकिन आपकी वो आत्मा तब क्यों नहीं जागी जब मणिपुर में लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं, जो एक आर्मी है उसके बीवी के साथ नंगा उनको रोड पे नचाया जाता है, लंगा घुमाया जाता है, तो आपकी आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागी? क्या उस टाइम आपके फोन में इंटरनेट काम नहीं कर रहे थे कि उस वक्त ऐसे विजुअल आपको नहीं मिले? अगर इंटरनेट काम नहीं कर रहे थे तो अखबार ने भी बड़े पैमाने पर इसको प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था, टेलीविजन ने भी इसको कवर किया था, तो आपकी बयानबाजी उस टाइम कहाँ थी? आपने कलकत्ता का मामला देखकर आपने ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल सवाल खड़ा होना चाहिए कि अगर राज्य में किसी महिला के साथ, किसी लड़कियों के साथ ऐसे होते हैं तो। लेकिन फिर वही मोहन भागवत से सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ या कह हिमाचल प्रदेश में आप बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। आप कोलकाता में बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन आप वही उत्तर प्रदेश के मामलों पे नहीं बोल सकते। हमने देखा कि उत्तर हो गया क्या बोलते हैं, ये महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया,
इन पे आप कुछ नहीं बोलते। हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश में माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में अभी जो मामले सामने आए थे कि किस तरह से लगातार वहां पे तो जो दलित है उन हत्याएं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे जो रेप केस है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि बदलापुर में कैसे वहां पे रेप के मामले सामने आए। तो उन सब चीजों में जो अगर मोहन भागवत की बात की जाए तो वो अपनी बात खुलकर रखने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाते, लेकिन वही कलकत्ता का मामला सामने आता है, उसमें आप खुलकर अपनी बात रखते हैं। अगर आपने अभी बात की कि बांग्लादेश का जो आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश में अभी जो चल रहे हैं और बांग्लादेश में आपने हिंदुओं की रक्षा की बात की, हालांकि देखा गया है जब से बांग्लादेश में जो सत्ता जब पलटा वहां पे मामले सामने है तो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उसको आपने हिंदुस्तान में संरक्षण दिया। उसके बाद से जो वहां पे लगातार ये दावा किया जा रहा था कि वहां पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, फिर बाद में वहीं के वीडियो कुछ जारी हुए हैं जिसमें यह बताया गया था कि नहीं, वहां के हिंदू बिल्कुल सुरक्षित हैं। वहां के जो प्रधानमंत्री उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो यहाँ पे अल्पसंख्यक है या फिर यहाँ पे जो हिंदू हैं उनके ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, ये लोग भी यहाँ के मूल निवासी हैं। वहां पे बाकायदा अभी जो धार्मिक मामले हैं जो या फिर कह ले हिंदुओं के जो त्यौहार हैं वहां पे वो मनाए जा रहे हैं। खुद वहां के जो प्रधानमंत्री है वो भी वहां जाकर विजिट कर रहे हैं। अगर आरएसएस में मोहन भागवत की बात की जाए, जो वो बांग्लादेश में जो वहां पे जो हिंदू हैं उनको लेकर खास चिंतित हैं, तो फिर यहाँ पे भारत में जो इस देश का आइन जो सबको एक समान अधिकार देता है, सबको खाने पीने की आज़ादी देता है, तो फिर ये मोहन भागवत जो यहाँ पे अल्पसंख्यकों पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, तो उस पर वो चिंतित क्यों नहीं होते हैं, उस पर अपनी वो चिंता व्यक्त क्यों नहीं करते हैं। इससे साफ तौर पर लगता है तो मोहन भागवत किसी एक खास समुदाय को लेकर ज्यादा चिंतित हैं और किसी एक खास समुदाय को लेकर वो ज्यादा चिंतित नहीं है। बीच में देखा गया कि मोहन भागवत कैसे कुछ उलमा थे उनसे मिले थे, साथ में बैठे थे। तो इन सब मामले में देखा जाए तो जो मंच होते हैं उस पे इन लोगों की छवि कुछ और सामने आती है, वही मंच से जब उतर जाए तो पर्दे के पीछे इन लोगों की छवि कुछ अलग सामने आती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की कि इस दौरान देश में अल्पसंख्यक समाज के साथ बहुत कुछ हो रहा है। एक बाबा है जो हमारे हुजूर पाक को कुछ बोलता है, उसके खिलाफ अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको एक बीजेपी के ही लीडर हैं जो कहते हैं इनका एनकाउंटर कर देना चाहिए। एक दूसरा बाबा है जो बोलता है, जिसके खिलाफ MIM के लीडर जो हैं, जो इस बार चुनाव नहीं जीते हैं, वो मुंबई आते हैं लेकिन उसका कुछ हल नहीं निकलता है। एक बीजेपी का लीडर है जो मुसलमानों को बोलता है कि तुम्हें मस्जिद में घुस के मारेंगे। एक बीजेपी का लीडर है बिहार का जो कहता है कि अगर 1947 में मुसलमान भी देश से बाहर चले गए होते, पाकिस्तान चले गए होते, तो इस वक्त देश के हालात बदल गए होते और देश में जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, जो हिंदुओं के रैलियाँ निकलती हैं, उस पर कोई पत्थरबाजी नहीं करता। एक तरफ आप ये देखिए कि देश में इस वक्त जो हैं बीजेपी की गवर्नमेंट, उसमें कहीं ना कहीं रोज़ कोई ना कोई एक बीजेपी का लीडर ऐसा खड़ा होता है जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है। उसके खिलाफ अगर कुछ बोला जाता है तो आप खुद ही जेल के अंदर होते हैं, वो लेकिन बाहर होता है। देखिए, आपने अभी जिक्र किया महाराष्ट्र का जिक्र किया या फिर जो लगातार विवादित बयान है उसका आपने जिक्र किया। देखा गया कि रामगिरी महाराज के खिलाफ इतने बड़े पैमाने में प्रोटेस्ट हुए। इम्तियाज़ जलील जो पूर्व सांसद हैं वो आकर मुंबई वो FIR के लिए कॉपी देते हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। जो रामगिरी महाराज उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है और जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनके घर पे बुलडोजर चले जाते हैं। ये भी देखा गया है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, अगर वो इन सब मामलों पे लिख रहे हैं तो उनके ऊपर जो बीजेपी के नेता हैं या जो लोकल लोग हैं वो अगर FIR करें तो उनके ऊपर साफ तौर पे सीधा FIR हो जाता है, बाकायदा उनको मेल किया जाता है कि आप इस पोस्ट को डिलीट करें। इस देश का आइन जो है वो लगातार वो आपको इस बात का हक देता है कि आप अपनी बात आज़ादी से लिख सकते हैं, जो चीज़ें सही हैं उसको आप बता सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई जर्नलिस्ट खुले तौर पे काम कर रहा है, वो जो चीज़ें सही है उसको बता रहा है, तो फिर यहाँ की जो प्रशासन है उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है जो ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं। अभी कल देखा गया कि कैसे बीजेपी के जो नेता हैं, सांसद हैं, यहाँ के मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, गिरिराज सिंह, इसके पहले भी लगातार वो विवादित बयान दे जा चुके हैं। और अभी जिस तरह से कल उन्होंने विवादित बयान दिया, मुझे लगता है कि अगर उनकी जगह पे कोई और विपक्ष का नेता होता या किसी और समुदाय से होता तो अभी तक उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुके होते हैं, अभी तक उनके लिए रोड पे प्रदर्शन हो चुके होते हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि इस देश में जो धर्म के आपस में जो धर्म है वो लोग बढ़ चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जब देश के बंटवारे हुए तो जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान चले गए, जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान आ गए। अगर उसी टाइम सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले गए होते तो अभी जो ये वारदात सामने आ रहा है कि हमारे जुलूस पे ईंट पत्थर चल रहे हैं, वो ऐसा नहीं होता। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वो तो मंत्रिमंडल में शामिल है, उनको तो ये बात करनी चाहिए कि अभी जो देश में रुक गए वो भी हमारे भाई हैं, जो नहीं रुके
कि वो भी हमारे भाई है, और अभी जो लोग हैं वो हम सब एक मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, इस देश की जो भाईचारगी है उसको बरकरार रखें। लेकिन वो विवादित बयान कैसे देते हैं कि अगर मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान चले गए होते तो आज देश में ऐसे माहौल नहीं होते। अगर हम रिपोर्ट की बात की जाए तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसे मामले कोई सामने आए जिसमें जो हिंदुओं का पर्व होता है उसमें कोई ईंट पत्थर चले हो। लगातार यही देखा जाता है कि जो जुलूस निकलते हैं उस पर अगर रोड पे कोई मस्जिद है तो कैसे उस मस्जिद पर उस पर लाइट से टारगेट किया जाता है, वहां पे ऐसे नारे लगा दिए जाते हैं, ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि अगर कोई दूसरा समुदाय हो अगर वो अपना अगर पेशेंस ना रखे तो वहां पे विवाद हो जाए। अभी अगर हम देखें 2014 से बाद के जो मामले सामने आए हैं, पहले ऐसा होता था कि जो भी रैलियां निकलती थी रोड पे तो रोड में अगर मंदिर हो या मस्जिद हो उसको ढका नहीं जाता था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अगर उस रास्ते से कोई रैली जा रही हो तो मस्जिद हो तो बकायदा उसको ढकना पड़ रहा है। आप मंदिर को नहीं ढका जाता, मंदिर को नहीं ढका जा रहा, मस्जिद को ढकना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि देश में कैसे माहौल खड़े कर दिए गए हैं, कैसे माहौल क्रिएट कर दिए गए हैं कि कोई अगर रैली चल रही हो, कोई नारेबाजी हो रही तो वहां पर कैसे डर का माहौल है। अभी गिरिराज सिंह का जो बयान सामने आया था कि एक वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनके संवैधानिक पद पर बैठने के बाद अगर ऐसे वो बयानबाजी करते हैं तो आप समझ सकते हैं देश में जो माहौल है वो किस तरफ बढ़ रहा है और देश को किस तरफ ले जाने की बात की जा रही है। वही मोहन भागवत जो लगातार उनके बयान अलग आते हैं, जो बीजेपी के नेता हैं उनके बयान अलग आते हैं। और देखा गया बीच में राहुल गांधी को लेकर कैसे उनके खिलाफ बयानबाजी की गई थी, जीप काटने पर इनाम दिया गया था, यहाँ तक की धमकियां दी गई कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार विवादित बयान कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए बात लिख दे तो बाकायदा प्रशासन की तरफ से इतनी प्रशासन तैयार हो जाती है कि उनके ऊपर एफआईआर तक कर देती है, यहां तक कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू हो जाती है और जो सोशल मीडिया पे पोस्ट होते हैं उनको डिलीट करने के लिए ऊपर से प्रेशर बनाने शुरू कर दिए जाते हैं। यानी साफ तौर पर अब यह हो चुका है कि जो सही चीज है आप उसको पब्लिश ना करें, जो गलत चीजें हैं आप उसको पब्लिश करें, प्रशासन जो है उस पर एक्शन नहीं लेगी। अगर आप एज ए जर्नलिस्ट भी काम कर रहे हैं और आप सही चीजें लिख रहे हैं तो आपको भी प्रशासन से डरने की जरूरत है, क्योंकि उनके ऊपर जो देश का कानून है उससे कहीं ज्यादा डर जो इस राज्य सत्ता में है, जो इस देश में जो पॉलिटिशियन है उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा डर उनको हो गया है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि देश के जो जर्नलिस्ट हैं उन पर काफ़ी प्रेशर होता है। इसी बीच ये भी खबर है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पोस्ट किए इस तरह के, उनका ट्विटर अकाउंट ही बंद कर दिया गया। बिल्कुल 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए उनको जो मेल किया गया उसमें ये बोला गया है कि आपने जो हिंदुस्तान में जो आईटी के रूल्स हैं उनको तोड़ा है, उनको फॉलो नहीं किया, इस वजह से आपका अकाउंट कुछ टाइम के लिए बंद किया जा रहा है। जिस तरह आपने बोला कि देश में इस वक्त हालात हैं, ये जो नेता हैं गिरिराज सिंह इन जैसे लोग बयान दे रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक प्रोग्राम में बोले थे, हालांकि वो गए नहीं थे, वर्चुअल वहाँ पे बात कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि देश में कांग्रेस ने मुसलमानों के दिल में डर पैदा किया है और वो डर पैदा करके मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, वो मुसलमानों का वोट ले रही है। और उसने ये हमेशा बोला कि बीजेपी आएगी तो ये ख़तरा होगा। अब आप खुद देखिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ही एक केंद्रीय मंत्री है जो कि खुद भी ज़ईफ़ है, ये नहीं कोई अभी यंग लड़का हो कोई, वो इस तरह के बयान दे रहा है कि देश से मुसलमानों को बाहर चले जाना चाहिए था जब देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद फिर हमारे देश के हालात ठीक होते। इस तरह के बयान देना और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ये कहते हैं कि देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन अब इस विश्वास का या इस विकास का ये चीज़ें कहाँ चली गई हैं, इस पे ज़रूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी इन तरह के मामलात और बढ़ते रहेंगे, चाहे वो नीतीश राणे हो, चाहे वो क्या बोलते हैं असम का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो यहाँ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के कोई वो हों, मेंबर हों, या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको कैबिनेट मंत्री हों, कोई भी हो, इस तरह के अगर बीजेपी कोई लीडर बयान देते हैं तो उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस देश में जो है आप धर्म से हट करके, अभी कल ही एक ग्लोबल हंगर रिपोर्ट आई है जिसमें आप 105वें स्थान पे हैं, 127 देश हैं उनमें आप 105वें स्थान पे हैं। रोज़गार पे, भुखमरी पे, इन सब चीज़ों पे, महंगाई पे बात होनी चाहिए, इस पे बात कोई क्यों नहीं करता? देखिए कि आपने अभी कहा कि ठीक है आईटी रूल के हिसाब से आप सोशल मीडिया पर जो पोस्ट हैं उसको डिलीट करने की बात करें, अच्छी बात है, उसको आप डिलीट कराएं क्योंकि उससे भावनाएं आहत होती हैं या फिर कहे तो उससे एक समाज जो है वो उग्र होता है।
लेकिन इसी के साथ साथ जिस संविधान ने आपको आईटी रूल का ये नियम दिया है, वही संविधान आपको इस बात की भी इजाजत देता है कि ऐसे लोगों पे आप सख्त कार्रवाई करें जो देश में माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं और किसी खास समुदाय पे ऐसे टिप्पणी करते हैं जिससे आने वाले वक्त में वहां की भाईचारगी है जो खराब हो सकती है। इसी के साथ अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पे जो मंत्री हैं जो लगातार ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं, उनको तो ये होना चाहिए कि ऐसे बयानबाजी करें क्योंकि वो संवैधानिक पद पे हैं। आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन से जीत जाते हैं, किसी इलाके से जीतते हैं, तो वहां के जो लोग हैं वो सबके लिए आप होते हैं। आप भूल जाते हैं किस समुदाय का वोट हमें दिया, किस नहीं। लेकिन अब तो ये देखा गया, बिहार का ही मामला सामने आया था, जो एक जेडीयू के नेता थे, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी जाति के लोग मुझे वोट नहीं दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी क्या मानसिकता लोगों की बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पे अभी जो ग्लोबल हंगर रिपोर्ट सामने आया है उसमें देश का जो अभी स्थान 105 पे पहुंच चुका है। और अभी देखिए कि महंगाई बेरोजगारी का आपने जिक्र किया, आप देख लेकिन जो केंद्र सरकार है अभी इन सब मामलों पे कहीं पे भी आपको चर्चा करते नजर नहीं आएगी। हमारी वही मंत्री हैं जो लहसुन न खाने की बात करती हैं, और अभी देखिए आप टमाटर जो 100 रुपया केजी हो चुके हैं, 120 रुपया केजी चल रहे हैं। प्याज 60 रुपए, प्याज 60 रुपए 70 रुपए केजी। बेरोजगारी महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की दाम जो अभी 107 से 8 पहुंच रहे हैं। अगर वही ये स्थिरता अगर अभी पाकिस्तान में होती तो नेशनल मीडिया के साथ साथ सारे लोग इस मामले पर चर्चा करने के लिए डिबेट पे बैठ चुके होते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि विपक्ष की बात करें या लोगों की बात करें, उनका हमेशा यही आरोप लगता है कि बीजेपी के पास हमेशा रोड मैप तैयार रहता है और वो हर वक्त ऐसे मामले सामने लाते हैं कि उसमें जो विपक्षी दल है या फिर जो लोग हैं वो उलझ जाए और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो इन सब मामलों पे बात न करे। अभी आप देखें जो टमाटर 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं, उस मामले पर अभी तक ना बीजेपी के कोई मामले सामने आए, ना बयानबाजी सामने आ रही है, ना इन सब मामलों पे जो है बड़े पॉलिटिशियन बात करने के लिए सक्षम है। क्योंकि बीजेपी का हमेशा एजेंडा यही रहा है कि कुछ ऐसे मामले लाओ, धर्म का जो अफीम है उसको सुंघा दो। इस मामले पर जो लोग हैं वो फंस जाते हैं और जो असल इशू है, जो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर वो लोग बात नहीं करते। अभी देखिए हम लगातार मामले ये चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया है, वक्फ बिल को लेकर हर जगह चर्चा है। इस मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके जो पर्दे के पीछे की जो कहानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर लोग बात करने से बिल्कुल भी कतरा रहे हैं। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो भी इन सब मामलों पर खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि देखिए हम कैसे अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले सामने हैं, उस पर जो देश 105वें नंबर पे है, इस पे भी बात करने की जरूरत है कि आखिरकार हमारे देश में ऐसे मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं, जो कि लगातार पॉलिटिशियन पार्टी यही करती है, कपड़ा रोटी मकान की बात करती है। लेकिन आखिर कपड़ा रोटी मकान में ये लोग कहाँ गए जो देश की हमारी जो स्थिरता है वो 105वें नंबर पर आकर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, जिस तरह से हंगर रिपोर्ट जो आई है उसमें भारत 105वें स्थान पर है। देश के जो लीडर्स हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनको इस पर बात करनी चाहिए। उनको अपनी पर्सनली जो क्या बोलते पॉलिटिक्स है उसको हटा करके इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। उन चीज़ों पे अगर वो बात नहीं करेंगे तो देश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा। और जिस तरह से 105 नंबर पे है, हो सकता है फिर आगे और बढ़ जाए। ये नहीं कि 105 नंबर पे तो हम बहुत खुश हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो कि कहीं ना कहीं हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी उसमें हैं। और वहीं अगर बात करें इस वक्त देश के हालात में महंगाई बहुत बढ़ गई है, उस पर भी बात होनी चाहिए। और वहीं इस तरह के बयानात जो बीजेपी के लीडर देते हैं उन पे भी बीजेपी को कोई एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों पे एक्शन ले करके उनको एक सख्त हिदायत देनी चाहिए। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए ख़बरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी ख़बरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। शुक्रिया।